अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर 5 सेल साइकिल का नेक्स्ट टॉपिक माइटोसिस। आपको याद होगा आपने लास्ट टाइम बात की थी इंटरफेस के बारे में और सेल साइकिल का देखा था हमने कि सेल साइकिल में दो फेजेस होती हैं, इंटरफेस और माइटोसिस। इंटरफेस को कल हमने डिटेल से डिस्कस किया, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइटोसिस के बारे में। इतना आपको याद होगा कि माइटोसिस बेसिकली ये एक डिवाइडिंग फेज़ है जिसके अंदर सेल डिवाइड कर रहा होता है। इसकी अगर हम छोटी सी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले 1880 के अंदर एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था वाल्थर फ्लेमिंग। वाल्थर फ्लेमिंग ने सबसे पहले हमें डिस्क्राइब करके बताया कि सेल किस तरह से डिवाइड करता है, तो इस वजह से वाल्थर फ्लेमिंग को माइटोसिस की डिस्कवरी के बारे में माना जाता है कि इसने सबसे पहले माइटोसिस को डिस्कवर किया। माइटोसिस की प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, बट all the daughter cells have the same number of chromosomes as in the parent cell। ठीक है, तो माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसके अंदर एक पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है और दोनों डॉटर सेल जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही होती है जितनी कि पेरेंट सेल में मौजूद थी। अब पेरेंट सेल क्या होता है, डॉटर सेल क्या होते हैं, हमने पहले छोटी क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि पेरेंट सेल वो सेल जो कि डिवाइड करता है और डॉटर सेल वो सेल जो कि नया बनता है। पेरेंट सेल के डिवाइड करने से नए सेल्स बनेंगे, उन्हें डॉटर सेल्स कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि सेल्स जो हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। नंबर 1 इज़ सोमैटिक सेल्स एंड नंबर 2 इज़ जर्म लाइन सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो होते हैं ये वो सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी बनाते हैं। बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सब के लिए सोमैटिक सेल्स मौजूद होते हैं और सोमैटिक सेल्स में जो डिवीजन होती है उसे हम माइटोसिस कहते हैं। यानी माइटोसिस सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होती है। दूसरे हैं जर्म लाइन सेल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड सेक्स सेल्स। और ये वो सेल्स हैं जो कि गमीट्स बनाते हैं। गमीट्स का मतलब क्या होता है, वो एग्स एंड स्पर्म्स जो कि सेक्स और रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली। और गमीट्स फॉर्मेशन के लिए जो सेल डिवीजन होती है दिस इज़ द मायोसिस। ठीक है, तो मायोसिस जो है वो जर्मलाइन सेल्स के अंदर होती है जबकि माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है। अच्छा जी, तो आगे हम बात करते हैं कि जो माइटोसिस है ये किस तरह से होती है। माइटोसिस बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस। नंबर 1 इज कैरियोकाइनेसिस एंड नंबर 2 इज साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। कैरियोकाइनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, और साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा होता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमेशा सेल जब डिवाइड करेगा तो उसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस क्या होती है। कैरियोकाइनेसिस अभी बात की कि जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करता है और कैरियोकाइनेसिस के अंदर बेसिकली टोटल 4 फेजेस आती हैं। इसमें सबसे पहली फेज़ आती है प्रोफेज, दिस इज़ द फर्स्ट फेज़। प्रोफेज के अंदर क्या क्या काम होते हैं, प्रोफेज के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये थ्रेड लाइक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसके अंदर सारा जेनेटिक मेकअप मौजूद है। जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है तो क्रोमेटिन मटेरियल सारा का सारा साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाता है और साइटोप्लाज्म में कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाता है। जैसे यानी क्रोमेटिन मटेरियल इकट्ठा होगा और इकट्ठा होकर प्रॉपर आर्म लाइक स्ट्रक्चर यानी क्रोमोसोम की जो प्रॉपर शेप होती है इस तरह से प्रॉपर क्रोमोसोम्स की शेप की फॉर्म में आ जाएगा। जब शुरू में क्रोमेटिन मटेरियल होता है तो वो सिंपल ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। आपको याद होगा हमने इंटरफेस में बात की थी कि स्पिंडल फाइबर्स के लिए जो प्रोटीन होती हैं वो एस फेज के अंदर इंटरफेस में बनती थी, तो वही प्रोटीन्स को यूटिलाइज करके स्पिंडल फाइबर्स प्रोफेज के अंदर बनते हैं। ये स्पेशल किस्म की माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी जो क्रोमोसोम के साथ अटैच होंगी और माइटोसिस में सेल डिवीजन में मदद करेंगी। ठीक है, और जितने भी स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं उन तमाम को कलेक्टिवली हम माइटोटिक स्पिंडल्स का नाम देते हैं। ठीक है भाई, तीसरा काम क्या होता है प्रोफेज के अंदर, जो न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है वो। और जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो डिसइंटीग्रेट कर जाती है, मतलब टूट जाती है। और उसके टूटने से क्या होगा, सारा का सारा मटेरियल न्यूक्लियर मटेरियल जिसमें क्रोमेटिन का वो बाहर आके क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाए। जैसे ही ये काम होता है प्रोफेज ख़त्म हो जाती है, नेक्स्ट फेज स्टार्ट होती है मेटाफेज।
मेटाफेज के अंदर क्या होता है, मेटाफेज प्लेट बनती है। अब मेटाफेज प्लेट बनती कैसे है? मेटाफेज प्लेट बनने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स जो होंगे क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे, और क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होकर वो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो तमाम क्रोमोसोम्स को एक सेंटर में अरेंज कर देते हैं और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे मेटाफेज प्लेट का नाम देते हैं। देन नेक्स्ट स्टेज आती है एनाफेज। एनाफेज जो होती है, इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे सेपरेट द क्रोमोसोम्स। स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के साथ जो अटैच थे वो क्रोमोसोम्स को खींचते हैं, अपनी अपनी तरफ पुल करते हैं, और जब स्पिंडल फाइबर्स खींचेंगे तो आधे क्रोमोसोम एक साइड पर चले जाएंगे, आधे दूसरी साइड पर चले जाएंगे, तो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। ये एनाफेज कहलाती है। और लास्ट में आती है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होता है, इस ये बेसिकली प्रोफेज का रिवर्स है, उल्ट काम होगा इसमें। यानी वहाँ न्यूक्लियोलस ख़त्म हुआ था, यहाँ न्यूक्लियोलस रीअपीयर दोबारा बन जाएगा। वहाँ न्यूक्लियर एनवेलप ख़त्म हुआ था, यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप फिर से दोबारा बन जाएगा। वहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हुआ था, क्रोमोसोम बन गए थे, जबकि यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल दोबारा बनेगा और सारा का सारा वो न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। यानी यहाँ पर अभी इस केस में हमारे पास एक से दो न्यूक्लियस बन गए होंगे, एक राइट साइड पर, एक लेफ्ट साइड पर। ठीक हो गया। अब इसकी हम आगे बात करते हैं थोड़ी डायग्रामेटिकली। ये देखिएगा, सबसे पहले हमने बात की प्रोफेज की। प्रोफेज में देखें, ये मैंने इसको शो किया, न्यूक्लियर मटेरियल डिसइंटीग्रेट कर रहा है, ये अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है, ये न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे से ख़त्म होगा, क्रोमेटिन मटेरियल सारा सेल के अंदर आ जाएगा। फिर आगे आई मेटाफेज। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक है, और क्रोमोसोम सारे के सारे ये सेंट्रियोल्स एंड स्पिंडल फाइबर्स निकाल रहे हैं, और इन्होंने क्रोमोसोम से अटैच होकर तमाम क्रोमोसोम को सेंटर में इकट्ठा करके मेटाफेज प्लेट बना दी। एनाफेज आई। एनाफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम्स को खींचा, आधे क्रोमोसोम इस तरफ और आधे क्रोमोसोम इस तरफ चले गए। टीलोफेज के अंदर देखें, टीलोफेज में दोबारा से वही क्रोमोसोम जो थे उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप आया, या अंदर न्यूक्लियोलस आ गया, सारे क्रोमोसोम अगर अंदर चले गए और एक से हमारे पास दो न्यूक्लियस बन गए। लेकिन अभी सेल एक ही है, एक सेल में दो न्यूक्लियाई बन, दिस इज द कैरियोकाइनेसिस विच इज़ कम्प्लीटेड। अब नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब था साइटोप्लाज्म का डिवाइड करना, और अभी आपको बताया कि साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, और ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर साइटोकाइनेसिस डिफरेंट तरीक़ों से होती है। कैरियोकाइनेसिस तो दोनों की सेम है, लेकिन साइटोकाइनेसिस डिफरेंट है। प्लांट्स के अंदर गोल्जी वेसिकल्स के ज़रिए साइटोकाइनेसिस होती है, एनिमल्स के अंदर क्लीवेज फरोज के ज़रिए होती है। अब वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं ये एक एनिमल सेल था जिसमें दो न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, जो भी हमने पहले देखे हैं। अब जब इसने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है तो वो किस तरह से होगा, तो बेसिकली ऐसे होता है कि सबसे पहले साइटोप्लाज्म जो है वो अंदर की तरफ इस तरह से एनगल्फ होना शुरू होता है, अंदर की तरफ एक फरो बनती है, एक डलवान बनती है। वो डलवान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है, ये अंदर की तरफ पिंच एक तरह का होता है, अंदर की तरफ चुटकी बनती जाती है, और साइटोप्लाज्म अंदर से वो कट हो जाएगा और एक से दो सेल्स हमारे पास आ जाएंगे साइटोप्लाज्म की ही इनर साइड पे फरो बनने की वजह से। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं हम क्लीवेज फरोज, कि ये क्लीवेज फरोज बनी है जिसके ज़रिए दो सेल बन गए हमारे पास। प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो उसमें भी देखें सेम वैसे ही है। प्लांट सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हैं, लेकिन इन दोनों न्यूक्लियस में यहाँ पर फरोज नहीं बनती। यहाँ पर कैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा कि जो सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के गोल्जी वेसिकल्स होंगे, गोल्जी ऑपरेटर से जो निकलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकलते हैं, वो गोल्जी वेसिकल्स सेंटर में आकर इकट्ठा होना शुरू होते हैं। अब वो गोल्जी वेसिकल जो हैं वो जब सेंटर में आई, एक यहाँ लगा, एक इस तरफ आया, एक इस तरफ आया, ऐसे ये चलते चलते जो हैं वो एट द एंड लास्ट सेल वॉल तक पहुंच जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल तक ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस तरह से एक पूरी सेंटर में एक बाउंड्री बन जाती है, और ये बाउंड्री बाद में सेल वॉल में चेंज हो जाती है, और इस तरीके से एक से दो सेल्स जो हैं वो एक ही सेल वॉल के अंदर बन जाएंगे प्लांट के। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, गोल्जी वेसिकल्स के ज़रिए बना। और ऊपर वाला प्रोसेस जो था ये फरो के ज़रिए, एक क्लीवेज हुई है फरो के ज़रिए, उसके ज़रिए एनिमल के दो सेल्स बन गए। एंड दिस इज द साइटोकाइनेसिस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। सो ये यहाँ पर हमारी फिर माइटोसिस कंप्लीट हो गई, कि जिसमें पहले हमने कैरियोकाइनेसिस की बात की और देन फिर साइटोकाइनेसिस की बात की। ठीक हो गया, थैंक यू।